निर्मला जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू थी सुरभि और छोटी बहू थी अनन्या। बड़े बेटे का नाम था सुमित और छोटे बेटे का नाम था देवेश। वैसे तो निर्मला जी के घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन बड़े बेटे देवेश की शादी को 7 साल हो चुके थे और छोटे बेटे सुमित की शादी को 5 साल। एक तरफ जहां अनन्या और सुमित के दो दो बच्चे थे, वहीं दूसरी तरफ सुरभि और अमित की शादी के 7 साल पूरा होने के बाद भी एक भी बच्चा नहीं था। इसकी वजह से अनन्या की जिठानी यानी कि घर की बड़ी बहू अक्सर बहुत उदास रहा करती थी। एक दिन शाम के वक्त जब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, निर्मला जी बहुत उदास हो गई। अनन्या के बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। काश सुरभि की भी गोद भर जाती तो इस घर की खुशियां लौट आती। कोई बात नहीं मम्मी जी, देखना एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि सुरभि भाभी को भी एक नहीं 2-3 बच्चे होंगे। कैसी बात करती हो अनन्या, बंजर जमीन पर भी कभी हरी फसल उगती है क्या? अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि सुरभि के अंदर ही कोई परेशानी है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ठीक कहती हैं मम्मी। सुरभि के शरीर की परेशानी की वजह से मैं जिंदगी में कभी बाप बनने का सुख नहीं भोग पाऊंगा। ऐसा क्यों कहते हैं जेठ जी? हमारे दोनों बच्चे भी तो आपके बच्चों के जैसे ही है ना। अनन्या ठीक कह रही है भैया। आप बबलू और पिंकी को भी तो प्यार कर सकते हैं, वो भी तो आपके बच्चों की तरह ही है। देखो देवेश, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। बबलू और पिंकी भी मेरे ही बच्चों की तरह है। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी हर इंसान का सपना होता है कि अपनी खुद की औलाद पैदा हो, और बस मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सुमित, मेरी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। माफी मांगने से क्या होता है बहू? अब जो हो गया वो तो हो गया। लेकिन मम्मी जी, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, गलती तो हमारी किस्मत की है। सुरभि की जगह कोई और लड़की बहू बनकर आई होती तो शायद इस घर में 2 की जगह 4-5 बच्चे खेल रहे होते। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। हाँ वैसे भैया और मम्मी की बात तो ठीक है। भाभी के शरीर में प्रॉब्लम की वजह से बेचारे भैया भी कभी बाप नहीं बन पाएंगे। सब लोगों की बात सुनकर सुरभि उदास हो जाती है और अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अनन्या समझ गई थी कि सुरभि को सबकी बातें अच्छी नहीं लगी। वो पीछे पीछे सुरभि के पास जाती है कमरे के अंदर। क्या भाभी, खाना बीच में छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? तुमने सुना नहीं अनन्या, बच्चा ना होने के पीछे सबको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब तुम्हें बताओ, मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। अगर पता होता तो मैं शायद कभी शादी नहीं करती। ऐसा नहीं कहते भाभी, कुछ चीजें भगवान के हाथों में होती है, हमारे हाथ में नहीं। और मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हुए देखे हैं जहां डॉक्टर ने ना कहा हो, लेकिन उसके बाद में भी औरतें माँ बन जाती है। कैसी बात कर रही हो? मेरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरा माँ बनना पॉसिबल नहीं है। मुझे झूठी उम्मीद मत दिखाओ। लेकिन भाभी, 7 साल हो गए आपकी शादी को। आप अपनी बच्ची को जन्म ना दे सके तो कोई बात नहीं, आप एक बच्चा गोद भी तो ले सकती है ना। इस बात के लिए मम्मी जी और सुमित कभी तैयार नहीं होंगे। ठीक है, कल सुबह मैं सबसे इस बारे में बात करके देखती हूँ। अगली सुबह चाय के वक्त अनन्या सबसे बात करती है। सुरभि भाभी की कोई औलाद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो एक बच्चा गोद भी तो लेकर आ सकती है ना। अरे, किसी और का खून इस घर में लाने की क्या जरूरत है? और अगर ऐसा ही करना है तो अपने बबलू पिंकी है ना, उनको भी तो अपना बच्चा मान सकती है। उन्हें तो वैसे ही अपना बच्चा मानती है मम्मी जी, लेकिन उनकी खुद की अपने बच्चे की चाह तो तभी पूरी हो सकती है अगर जेठ जी और सुरभि भाभी एक बच्चा गोद लेकर आ जाए। ये तुम कैसी बात कर रही हो अनन्या? मैं भला किसी और के बच्चों को क्यों पालूंगा? अनन्या, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। बच्चे को गोद लेकर आने का मतलब समझती हो? हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता।
जाने किसकी औलाद और किसका बच्चा ऐसे उठाकर अपने घर ले आओ और फिर उसे अपना नाम दे दो। ये सब मुझे तो ठीक नहीं लगता। लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अच्छा, तो फिर क्या लगता है तुम्हें? जरा हमें ठीक से समझाओ तो सही। क्या हो जाएगा बच्चा गोद लेकर आने से? हमारे घर में बच्चों की कमी तो है नहीं। तुम्हारे भी 2-2 बच्चे हैं। अगर ऐसे ही बच्चे खिलाने हैं तो उनको खिला लेंगे। अरे किसी और का बच्चा इस घर में लाने की क्या जरूरत है? ठीक है मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ बताती हूँ कि क्या हो सकता है। मेरी एक सहेली थी, उसका भी कोई बच्चा नहीं था। शादी के 4 साल बाद तक ऐसे ही परेशान होती रही और फिर अचानक एक दिन एक बच्चा गोद लेकर आ गई। आप माने न माने, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उसका अपना खुद का बच्चा भी पैदा हो गया। अनन्या, तुम्हारी बेकार की बातों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरे जब डॉक्टर कह चुके हैं कि सुरभि को कभी बच्चा नहीं हो सकता, तो किसी और के बच्चे को गोद लेकर आने से अचानक उसको औलाद हो जाएगी? ये क्या बात हुई है अनन्या? ठीक है जिज्जी, अगर ये बात नहीं भी हुई तो कम से कम जो बच्चा आप गोद लेकर आएंगे उसी को अपना बच्चा मानकर पाल लीजिएगा। मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहे वैसे कर ले। मैं तो नहीं चाहती कि हम किसी बच्चे को अपने घर में लेकर आए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं तो ठीक है, जाओ ले आओ एक बच्चा को। निर्मला जी की परमिशन मिलते ही सुरभि और सुमित एक बच्चा गोद लेकर आ जाते हैं। धीरे धीरे सुमित को उस बच्चे से बहुत प्यार हो जाता है और उसे अपने सगे बच्चे की तरह पालने लगता है। बच्चा 6 महीने का हो चुका था और एक दिन सुबह के वक्त, पता नहीं सुमित, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ अजीब सा लग रहा है। कमज़ोरी महसूस होती है, सारा दिन थकान लगती है। हो सकता है तुम इस बच्चे का काम करती हो ना, पूरा दिन इसे संभालती हो, इसलिए थक जाती होगी। सुरभि अपनी परेशानी लेकर अनन्या के पास जाती है। अरे भाभी, आप लाइए, बेबी को मेरी गोद में दे दीजिए, मैं खिला लेती हूँ। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तबीयत खराब है क्या? पता नहीं अनन्या, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे सारा दिन चक्कर आते रहते हैं, थकान होती रहती है। क्या बात है भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खुशखबरी है? कैसी बात करती हो? तुम जानती हो ना ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता भाभी, ये छोटा सा बच्चा आपकी जिंदगी में नई खुशियाँ लेकर आया हो। चलिए ना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अनन्या सुरभि को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। चेकअप करने के बाद, बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या बात है? क्या सुरभि भाभी प्रेग्नेंट है? नहीं, चेकअप करके तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि कमज़ोरी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ ताकत की दवाइयाँ देती हूँ, आप खा लेना। घर आने के बाद, क्या हुआ अनन्या? तू तो बड़ी बड़ी बातें बना रही थी। सुरभि जरूर प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी जैसी तो कोई बात नहीं है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर कभी खेती नहीं होती। सुरभि कभी माँ नहीं बन सकती और इस बात को हमें मान लेना होगा। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कहती हैं। वैसे अनन्या ने मेरे लिए बहुत कोशिश की, लेकिन माँ बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। 10 दिन के बाद सुरभि अचानक से चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। जल्दी से आइए, देखिए इसे क्या हुआ है, वो बेहोश हो गई है। सारा दिन इस बच्चे की सेवा में लगी रहती है, अपना तो होश ही नहीं है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मेरी एक जान पहचान का डॉक्टर है, मैं उसे घर पर बुला लेता हूँ। भाभी की हालत देखकर लगता नहीं कि हॉस्पिटल जाना पॉसिबल हो पाएगा। थोड़ी देर के बाद देवेश का एक पहचान वाला डॉक्टर उनके घर आता है। ये क्या, कैसे हुआ? ये तो प्रेग्नेंट है। अरे डॉक्टर साहब, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हैं? वह कभी भी माँ नहीं बन सकती। मुझे लगता है कोई और परेशानी होगी। जरा अच्छे से चेक करके बताइए। थोड़ी देर के बाद, ये तो कमाल हो गया। आप तो कह रहे थे कि आपकी बहू माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो तो पूरे 2 महीने प्रेग्नेंट है
और भगवान की दया से उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी ठीक है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब मैं जो सोचती थी वो सही निकला। इस छोटी बेबी के आने की वजह से सुरभि भाभी माँ बन गई। अरे डॉक्टर साहब, ठीक से चेक करिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैंने बिल्कुल ठीक से चेक किया है निर्मला जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। मिठाइयाँ बांटिए, मिठाइयाँ। अनन्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम में से किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी और कभी सुरभि और तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारे विश्वास की वजह से ही असल में मैं अपने खुद के बच्चे का बाप बन पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। वो सब कहने की जरूरत नहीं है जेठ जी। बस आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अपने इस गोद लाए हुए छोटे बच्चे को भी हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे और दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सुमित, क्यों? हम सब इस बच्चे को हमेशा अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करेंगे। अरे इसी की वजह से तो खुशियां हमारे घर में लौट कर आई हैं। हे भगवान, कब तक मुझे पोते या पोती के लिए तरसाएगा? 3 बेटे बहुएं होते हुए भी मेरे घर का आंगन सुना। अब तो इस बुढ़िया की फरियाद सुन ले भगवान। ये हैं जानकी देवी। जानकी देवी के साथ उनकी 3 बहुएं रंजना, बाला और कनिका रहती थी। उसका शहर में खुद का काम था। घर के सभी लोग बहुत खुश रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर जानकी के तीनों बहू के कोई बच्चा नहीं था, जिस वजह से जानकी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन जानकी की तबीयत खराब हो जाती है। रंजना जानकी के पास आती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ आपको? आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटा, कुछ दिनों से मुझे तो भूख ही नहीं लग रही। माँ जी, मुझे लगता है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं अभी जाके डॉक्टर सारांश को कॉल कर देती हूँ। रंजना डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर जानकी को चेक करता है। रंजना डॉक्टर को कहती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ पता चला? माँ को भूख प्यास क्यों नहीं लग रही है? डॉक्टर सारांश रंजना को बाहर आने का इशारा करता है और बाहर चला जाता है। रंजना भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। रंजना के बाहर आते ही डॉक्टर सारांश रंजना से कहते हैं, मुझे लगता है आपकी माँ को कोई चिंता है और उस चिंता के कारण उन्हें भूख प्यास नहीं लग रही है। पर डॉक्टर साहब, घर में तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप मेडिकल से मंगवा लेना। बाकी आप उनकी थोड़ी देखभाल करना। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। रंजना जानकी के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों लटका है? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मैं अब ज्यादा दिन तक नहीं जीऊंगी, ऐसा कहा क्या? इतने में वहां बाला और कनिका भी आ जाती हैं। तब रंजना कहती है, नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलो। भगवान आपको 100 साल की उम्र दे। अरे बेटा, मुझे मरने का कोई दुख नहीं। जो आया है वो जाएगा ही। मुझे दुख ये है कि कहीं मैं अपने पोते पोती का मुंह देखे बिना ना मर जाऊं। बेटा, मुझे मरने से पहले पोते का मुंह दिखा दे ताकि मैं चैन से मर सकूं। सब चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाला कहती है, माँ जी, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं आज ही आपको पोते का मुंह दिखा देती। जानकी सबको देखती है और आंखों से 2 आंसू टपक पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जानकी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। जानकी ने सोचा और मन ही मन कहा, मुझे काफ़ी समय हो गया है घर में पड़े पड़े। काफ़ी समय से मंदिर भी नहीं गई। ऐसा करती हूँ, आज मंदिर ही चली जाती हूँ। जानकी जल्दी जल्दी तैयार होती है और अपनी बहुओं को बुलाकर कहती है, सुनो, मैं मंदिर जा रही हूँ। बहुत समय हो गया घर में पड़े पड़े, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। जी माँ ठीक है, अगर थोड़ा बाहर निकलेंगी तो तबीयत और जल्दी ठीक हो जाएगी। आप कहो तो मैं भी चलूँ माँ? अरे रहने दे, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कुछ ही देर में जानकी मंदिर पहुंच जाती है और भगवान के दर्शन के बाद जानकी मंदिर से बाहर आ रही थी कि उसे एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज आती है।
जानकी कहती है। अरे ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। आवाज सुनकर जब वो इधर उधर देखती है तो पाती है कि दान पेटी के पास एक बच्चा रो रहा था। जानकी उसे उठाती है और सबसे पूछती है, यह बच्ची किसकी है? कोई है क्या यहाँ पर? अरे देवी, मुझे लगता है भगवान ने आपके लिए ये बच्चा प्रसाद के रूप में भेजा है। ले जाओ आप इसे, अगर कोई आया तो मैं आप तक उसे ले आऊँगा। जानकी बच्ची को घर ले आती है और घर की तीनों बहू बच्ची से खेलने लगती है। बच्ची की मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर बच्ची को लेने कोई नहीं आता और वहां दूसरी तरफ बच्ची का मुंह सबको और मोहित करता जा रहा था। उस बच्ची का नाम रखा गया राधा। एक दिन रंजना बच्ची को खिला रही थी तो वहां बाला आती है और कहती है, रंजना दीदी, आप जाकर कपड़े धो लो ना, मैं राधा के साथ खेलती हूँ। हाँ हाँ धो लूंगी, पर पहले मुझे राधा के साथ खेलना है। अब सुबह से राधा के साथ होना, अब मुझे राधा के साथ खेलने दो ना। दोनों में बहस हो ही रही थी कि अचानक से कनिका भी वहां आ जाती है और वो कहती है, ओहो, राधा के साथ खेलने की बारी तुम्हारी नहीं मेरी है और मैंने अपने सारे काम भी खत्म कर लिए हैं। राधा के मुंह में तीनों भूल चुकी थी कि वो बच्ची उनकी नहीं है। तीनों लड़ने लगती है। उनकी आवाज अब गली के बाहर तक जाने लगती है और फिर वहां जानकी आकर कहती है, तुम लोग जानवरों की तरह क्यों लड़ रही हो? देखिए ना माँ, राधा के साथ खेलने का समय मेरा है और ये दोनों मुझसे छीन रही है। अब जानकी को सारा मामला समझ में आ जाता है। वो अपनी बहू से कहती है, तुम भूल गई हो, राधा यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली। जैसे ही इसके माँ बाप का पता चला वो इसे ले जाएंगे। फिर क्या करोगी तुम तीनों? माँ, अगर उन्हें राधा को लेके जाना होता तो वो लोग राधा को मंदिर में नहीं छोड़ते। अब राधा सिर्फ मेरे पास रहेगी। अरे वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी तो पंडित जी ने कोई खबर भी नहीं दी राधा के माँ और पिता की। और राधा सिर्फ तुम्हारे पास क्यों रहेगी? मेरे में कोई कांटे लगे हैं क्या? नहीं नहीं, तुम तो कांटों का झाड़ हो। राधा को कांटा चुभ गया तो? सबसे ज्यादा राधा को मैं प्यार करती हूँ। राधा यहाँ रहेगी मेरे पास। तीनों फिर से बहुत तेज शोर मचाकर जानकी के सामने ही लड़ने लगती है। जानकी उन्हें डांट कर शांत करती है। देखो, तुम्हारे लड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम तीनों ने दोबारा ऐसा किया तो मैं राधा को कहीं और छोड़ कर आऊंगी। तो माँ जी, हम क्या करें? हम तीनों ही राधा से बहुत प्रेम करते हैं। तुम तीनों अलग अलग टाइम पर राधा के साथ खेलोगी, जिससे तुम तीनों में झगड़ा ना हो। जानकी तीनों को टाइम बांट देती है और सब मिलकर राधा के साथ खूब खेलते और बहुत प्यार करते। हे ऊपर वाले, ये तेरी ही कृपा है कि मेरे सूने घर में खुशियों का दीप जल गया और सुंदर सी बेटी भेज दी। अब मेरी बहुओं को सद्बुद्धि दे कि वो आपस में लड़े नहीं और प्यार से रहे। जानकी ने अपनी बहुओं का टाइम अलग तो कर दिया, लेकिन 3 बहुओं और एक बेटे में तालमेल बिठाना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए वो तीनों राधा के लिए बहुत लड़ती थी और जानकी को नया काम मिल गया था। उन तीनों की लड़ाई पर पूर्ण विराम कैसे लगे। एक घर में रहती थी एक सास सरला और उसकी 2 बहुएं मोना और शीला। बड़े बेटे सुरेश की पत्नी मोना थी और छोटे बेटे दीपक की पत्नी शीला थी। कमाल की बात तो ये थी कि दोनों भाइयों की उम्र में फर्क ना होने की वजह से उनकी शादी एक साथ एक ही मंडप में करवाई गई थी और ऊपर से दोनों बहुएं एक दूसरे की चचेरी बहनें थी। सरला जी के घर में बहू बन के आने के बाद उनका रिश्ता हो गया देवरानी और जेठानी का। लेकिन शादी से पहले दोनों ने ये सोच कर रखा था कि शादी के बाद हर एक बात में एक दूसरे का साथ देंगी। शादी के 1 महीने बाद की बात है। सुबह का वक्त था। मम्मी जी, आपके लिए ना खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी बहू? मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह बहू, तुमने यह खुशखबरी सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया।
घर की बड़ी बहू हो, तुमने बहुत अच्छा किया जो सही वक्त पे बच्चे के बारे में सोचा। वरना आजकल की लड़कियां तो 5-5 साल तक बच्चा पैदा ही नहीं करती। थैंक यू मम्मी जी। बस अब एक बार तुम अपनी डिलीवरी से फ्री हो जाओ, फिर मैं शीला को भी कहूंगी कि वो भी जल्दी जल्दी बच्चे के बारे में सोचे। बाद में क्यों मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ उसे भी अभी कर लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, एक साथ नहीं, भाई घर कौन संभालेगा। तो मम्मी जी को घर के काम की चिंता है। दोपहर के वक्त, मम्मी जी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू। देखो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मोना ने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है। तो मम्मी जी आप डबल खुश हो जाइए। हैं? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? मम्मी जी मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। आपके घर में 2 बच्चे आने वाले हैं, वो भी एक साथ। क्या दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है? अब क्या होगा? शाम के वक्त, अरे मम्मी क्या हुआ? आप इतनी थकी और परेशान क्यों लग रही हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो गई है ना एक साथ। तो शाम का सारा खाना मैंने अकेले बनाया है, इसलिए बहुत थक गई हूँ। क्या बात है शीला, तुमने मम्मी की हेल्प नहीं की? दीपक पहली प्रेगनेंसी है ना, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत ठीक ही नहीं लग रही, इसलिए कुछ नहीं कर पाई। और मोना तुमने भी मम्मी के काम में हाथ नहीं बटाया? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरी भी तो पहली प्रेगनेंसी है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह से दोनों बहुएं बहाना करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे क्या बात है, अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना? मोना शीला कहाँ हो तुम दोनों? मम्मी भाभी और शीला तो सो रही हैं, कह रही थी कि दोनों को सुबह सुबह चक्कर आते हैं। हाँ मम्मी, अब आप जल्दी से नाश्ता बना दो क्योंकि हम दोनों को काम पे निकलना है। सोचा था बहुओं के आने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा, यहाँ तो काम ही बढ़ गया। दोपहर के वक्त, मम्मी जी ये क्या, आप यहाँ आराम कर रही हैं? वहाँ बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा है, नहाने की भी जगह नहीं है। अरे तो बहू इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जाकर अपने अपने पति के कपड़े धो दो। अब यह जिम्मेदारी तो तुम लोगों की है। मम्मी जी आप तो जानती है ना, जब तक प्रेग्नेंट नहीं थी कभी कपड़े नहीं छोड़े मैंने। अरे तो अब क्या हुआ बेटा, पेट से होने के बाद कपड़े नहीं धोते क्या? नहीं मम्मी जी वो बात नहीं है, मुझसे ना बाथरूम में बैठकर कपड़े धोए नहीं जाते और मुझे उल्टी भी आती है साबुन की स्मेल से। ठीक है, अब से कपड़े भी मैं ही धो दूंगी। और कुछ? नहीं मम्मी जी फिलहाल तो इतना ही, और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। मम्मी जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो बोलो बहू, तुम भी बोलो, क्या बात है? मम्मी जी मैं ना अभी रसोई में गई थी तो पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ है, बदबू आ रही है। जब तक हम दोनों देवरानी जिठानी काम करते थे ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए तो बहू अब भी बर्तन साफ कर दो, क्या परेशानी है? कर देती मम्मी जी, मुझे तो गंदगी वैसे भी पसंद नहीं, लेकिन क्या है ना अब मुझसे खड़े खड़े काम नहीं होता, इसलिए ये तो आप ही को करना होगा। सास को काम बताकर दोनों बहुएं वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद सरला जी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। सरला जी के ऊपर घर का सारा काम आ गया था, क्योंकि मोना और शीला हर बार बहाना बनाकर निकल जाती और घर का कोई काम नहीं करती। अगली सुबह, अरे ये क्या, घर में कितनी मिट्टी हो रही है, आजकल घर में झाड़ू नहीं लगता क्या? शीला बहू जवाब दो, तुम्हारा पति कुछ पूछ रहा है। दीपक डॉक्टर ने कहा है कि इस हालत में झाड़ू पोछा लगाना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। हाँ मम्मी, वैसे शीला सही कह रही है, इस हालत में अब सब आपको ही करना पड़ेगा। वैसे कुछ ही महीनों की बात है, संभाल लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा।
अगले दिन शाम के वक्त सरला घर के बाहर उदास बैठी होती है कि उसकी पड़ोसन रमा आती है। क्या हुआ सरला बहन, बहुत उदास और थकी हुई लग रही हो। अरे क्या बताऊं, दोनों बहुएं एक साथ पेट से हो गई है और घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। ऐसी हालत में कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना बेटे बुरा मान जाएंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। तुम्हारी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है? लगता तो नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ है? अरे कल तुम्हारे घर की छत पर देखा, दोनों उछल उछल कर बारिश में डांस कर रही थी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, पता करो आखिर बात क्या है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सरला अपनी बहुओं पर नजर रखना शुरू कर देती है और उसे भी लगता है कि शायद मोना और शीला कुछ छुपा रही है। अगले दिन शाम के वक्त, अरे ये क्या, घर में कितनी मिट्टी हो रही है, आजकल घर में झाड़ू नहीं लगता क्या? शीला बहू, जवाब दो, तुम्हारा पति कुछ पूछ रहा है। दीपक, डॉक्टर ने कहा है कि इस हालत में झाड़ू पोछा लगाना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। हाँ मम्मी, वैसे शीला सही कह रही है, इस हालत में अब सब आपको ही करना पड़ेगा। वैसे कुछ ही महीनों की बात है, संभाल लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। अगले दिन शाम के वक्त सरला घर के बाहर उदास बैठी होती है कि उसकी पड़ोसन रमा आती है। क्या हुआ सरला बहन, बहुत उदास और थकी हुई लग रही हो। अरे क्या बताऊं, दोनों बहुएं एक साथ पेट से हो गई है और घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। ऐसी हालत में कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना बेटे बुरा मान जाएंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। तुम्हारी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है? लगता तो नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ है? अरे कल तुम्हारे घर की छत पर देखा, दोनों उछल उछल कर बारिश में डांस कर रही थी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, पता करो आखिर बात क्या है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सरला अपनी बहुओं पर नजर रखना शुरू कर देती है और उसे भी लगता है कि शायद मोना और शीला कुछ छुपा रही है। अगले दिन शाम के वक्त, मम्मी जी, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप के लिए। मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। सरला छुप के दोनों का पीछा करती है और देखती है कि वो दोनों मार्केट में जाकर शॉपिंग करती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है। सरला उन दोनों को अपनी सहेलियों से बात करते हुए भी सुन लेती है। मज़े है यार, घर का कोई काम नहीं करना पड़ता आजकल तो। हाँ यार, तुम दोनों ने मिलकर अपनी सास को क्या उल्लू बनाया है। हाँ, हमारी सास को लगता है कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है, दोनों बहू मुझे पागल बना रही है। अब बताती हूँ मैं इनको। शाम के वक्त, अरे मोना, शीला, ये देखो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, यहाँ आना। क्या हुआ मम्मी, क्या सरप्राइज दे रही है अपनी बहुओं को? हाँ मम्मी, आप बड़ी खुश लग रही हो। अरे क्या है ना बेटा, इससे मिलो, सीमा। ये डॉक्टर सीमा मेरे दूर के रिश्ते की भतीजी है। ये ना बहुत अच्छी डॉक्टर है, सोचा बहुओं का चेकअप करवा लेते हैं। घर की डॉक्टर है ना, सब सही बताएगी। ये तो बहुत अच्छा किया मम्मी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत क्यों नहीं, आओ ना, मैं देख लेती हूँ, सब ठीक तो है ना। भाभी सही कह रही हैं, ज़रूरत नहीं है। अरे इतना घबराने की क्या बात है, आओ। वो क्या है ना दीपक, बात ऐसी है कि। हाँ हाँ बताओ बहू, क्या बात है? मम्मी जी, हमें माफ़ कर दो। बात यह है कि हम दोनों में से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। वो तो बस काम से बचने के लिए ये सब किया था। क्या मतलब? और तुम दोनों का नाटक कब तक चलने वाला था? ये भी नहीं सोचा कि कभी तो सच्चाई सामने आएगी। वो हमें लगा कि तब की तब देखी जाएगी, अभी तो काम से बच जाएंगे। देखा,
इन दोनों की चालाकी को। और सुनो, ये सीमा भी डॉक्टर नहीं है, बस तुम दोनों का सच सामने लाने के लिए मैंने भी नाटक किया। मोना और शीला अपने घर वालों से माफ़ी मांगती है और फिर से अपना घर और जिम्मेदारियां संभाल लेती है।